वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए बीजेपी का चुनावी मंथन जारी है। इसी पर आज फिर से दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें 231 उम्मीदवारों पर नामों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यूपी के उम्मीदवारों पर मोहर लग सकती है। तो आज यूपी के 231 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा और कल उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और बाकी के यूपी के उम्मीदवारों पर मोहर लग सकती है। रवि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, हमारे साथ विशाल पांडे भी लखनऊ से मौजूद हैं, साथ ही साथ रविंद्र भी मौजूद हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है? कल अन्न की कसम खाकर के किसानों के साथ जो है अन्याय हुआ है उसको न्याय देगी और तमाम लोन माफ करेगी, तमाम तरीके की बातें अखिलेश यादव ने कही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी ने उसका जवाब भी दिया था। आज भी तमाम चीजें रहने वाली हैं। सबसे पहले आप यूपी की राजनीति की हलचल आज की बता दीजिए, फिर मैं रविंद्र का रुख करूंगा। सचिन, देखिए, आज उत्तर प्रदेश में दो तीन चीजों पर सबकी निगाहें रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे काशी के कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद करेंगे, जिसमें काशी के अधिकतर कार्यकर्ता वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेंगे और ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है, अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज वो क्या मुद्दा लेकर आते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लेकर कई बड़े वादे किसानों के लिए किए थे। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था और कहा यह जा रहा है, क्योंकि एक नई रणनीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची को सार्वजनिक नहीं किया है पहले चरण, क्योंकि अब 21 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, अधिकतर उनके जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है उनको फॉर्म ए और फॉर्म बी दिया जा चुका है। लेकिन अब इंतजार यह होगा कि वो अपनी इस लिस्ट को सार्वजनिक कब करते हैं। तीसरी चीज, दिल्ली में बीजेपी की जो बैठक चल रही है उसमें 231 सीटें जो बची हुई हैं उन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कुछ जो बड़े चेहरे हैं उनकी सीटों को शिफ्ट किया जा सकता है। लखनऊ में भी कुछ सीटों को इधर से उधर किया जा सकता है। जो बड़े चेहरे 2017 में चुनकर विधायक बनकर आए थे उन पर चर्चा हो रही है। अपना दल एस और निषाद पार्टी, इन दोनों को कितनी सीटें गठबंधन में दी जाएंगी ये आज फाइनल हो जाएगा। यानी सियासत के हिसाब से, गठबंधन के हिसाब से और बड़े वादों के हिसाब से आज एक बड़ा दिन रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है रविंद्र, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, यूपी की 231 सीटों पर चर्चा कल भी हुई थी, आज भी होनी। योगी आदित्यनाथ मौजूद है। हरेक सिंह रावत को पार्टी से हटाने के बाद यूपी तक इसका संदेश जाएगा, क्योंकि पहले दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के कई ऐसे विधायक थे, सिटिंग मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, वहां तक वो पूरा संदेश है। उसको लेकर के पार्टी क्या रणनीति रहेगी ताकि किसी तरीके की इन फाइटिंग ना हो? देखिए सचिन, देखिए 231 सीटें जो बची हुई है उसमें मान के चलिए कि 30-35 सीटें अगर अलायंस को जाता है तो आज जो चर्चा हो रही है, कल भी जो चर्चा हुई थी 195-198 सीटों पर हो रही है, क्योंकि अलायंस को भी देना है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, और कौन कौन सी सीटें हो सकती है, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर चर्चा होगी। तो मान के चलिए कि लगभग 35 से 40 सीटें इन दोनों को जो गठबंधन के सहयोगी को दिए जाएंगे। तो बाकी बचे हुए 195-96 सीटें हैं, उसको लेकर ही कल से, आज भी कल से चर्चा हुई थी, कल 4-5 घंटे चर्चा हुई, आज भी पूरे दिन ये इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना। जाहिर सी बात है कि जो हरक सिंह रावत का हुआ है, और आपने देखा कुछ दिन पहले ही रीता बहुगुणा जोशी या कुछ ऐसे नेताओं ने भी इस तरह के बयान दिए थे, तो कहीं न कहीं संदेश उन सांसदों के लिए भी है या उन विधायकों के लिए भी है कि हरक सिंह रावत के साथ जो हो सकता है, अगर आप इस तरह के बगावती या फिर इस तरह के बयान देंगे तो उसका नुकसान आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये संदेश पूरे अक्रॉस द पार्टी लाइन चला गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर गोवा हो। गोवा में भी मनोहर पर्रिकर को लेकर भी आवाजें उठ रही है, वहाँ के कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, वो भी अपने बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश सबको मिल गया। जहाँ तक आज जो फैसला होने वाला है, जाहिर सी बात है जो पहले और दूसरे 107 जो सीटें को ऐलान हुआ था, आपने देखिए कि उसमें चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या फिर अनुसूचित जाति के लोग हो या फिर ओबीसी के, सभी को इसमें कहीं ना कहीं समाहित करने की कोशिश की गई है। उसमें जो समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश फर्स्ट और सेकंड फेज का रहा है। लेकिन पार्टी इसलिए लेकर आश्वस्त है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस को लेकर करेंगे, फिर 23 तारीख के बाद अमित शाह पूरे यूपी का दौरा करेंगे, तो अगर चुनाव आयोग बड़ी रैलियों की इजाजत नहीं देता है, जो माना जा रहा है कि 22 तारीख के बाद हो सकता है, एक सप्ताह और बढ़ाया जाए 29 तारीख तक, तो कहीं ना कहीं पार्टी न सिर्फ उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रही है, बल्कि प्रचार के तरीकों पर भी चर्चा हो रही है। इस तरह की जो बैठकें हो रही है कल से लेकर आज भी जो होने वाली है।
अब मैं अगर प्रचार को ही जोड़ूं तो रवि, आप किस तरीके से, क्या अंडर करंट इस वक्त आप देख रहे हैं? आप काफ़ी दिनों से जो है उत्तर प्रदेश के तमाम, गोरखपुर से लेकर के अब आप लखनऊ में हैं, तमाम शहरों के दौरे पर हैं, भले वो ब्राह्मण वोटों को लुभाने का मामला हो, ब्रजेश पाठक से बात अभी विशाल कर रहे थे, या फिर और जो बाकी वोट बैंक है, भले वो SC ST वोट बैंक हो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद, और जो तमाम समीकरण है, क्या कुछ आपने देखा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो जमीन पे स्थिति है वो साफ दिख रही है। दोनों जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने कही, चाहे ब्राह्मण वोटर की नाराजगी की बात कही आपने, चाहे SC ST और पिछड़े वर्ग की बात की, तो जो ब्राह्मण वोट की नाराजगी की बात है तो ब्राह्मण नेता नाराज हैं, बड़े जो मठाधीश होते हैं वो नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से जरूर, क्योंकि उनको अपने वोट का चक्कर और उनको अपने कहीं ना कहीं पब्लिक उसको अपनी राजनीति चलानी है उससे। लेकिन जो आम ब्राह्मण वोटर है वो बहुत नाराज नहीं दिख रहा है। उसको लगता है कि वो जो चाहता था उस तरह की सरकार काम कर रही है और उसको उसमें दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का काम हो रहा है, बाकी और इशू पर काम हो रहा है, धार्मिक काम हो रहा है, चाहे राम मंदिर का बनने का काम हो, चाहे काशी का काम हो, चाहे मथुरा के आगे की बात हो रही हो। और दूसरी तरफ जो पिछड़े वर्ग की बात है तो देखिए अनुप्रिया पटेल हो चाहे निषाद हो, उनको टिकट देकर बीजेपी ये मैसेज देगी, उनको ठीक ठाक टिकट मिलने वाला, उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा जिससे ये पिछड़े वर्ग में मैसेज आए कि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को छोड़ा नहीं है। मौर्य के जाने से चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जाए, चाहे दारा सिंह चौहान जाए, उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे साथ अभी भी पिछड़ा वर्ग है और इन लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। और जहाँ तक सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है कि जो विधायकों के टिकट कटने वाले, जो एंटी इनकम्बेंसी जो जमीन पे है वो विधायकों को लेकर ज़्यादा है, न तो योगी को लेकर है न मोदी को लेकर है। तो जो विधायक है उनके टिकट कितने काटे जाते हैं उस पर सबकी नजर बनी हुई है, चाहे विधानसभा क्षेत्र के लोग हों चाहे बीजेपी के नेता हों, कि कितने जो नाराज जो लोग हैं जिन विधायकों से चल रहे हैं, क्या बीजेपी उनका टिकट काटती है, उसी हिसाब से बीजेपी का परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि बीजेपी अगर 250 प्लस रहती है तो उस पर डिपेंड करेगा कितने लोगों का आपने टिकट काटा। बीजेपी अगर 300 के आसपास आ सकती है तो उसके पीछे रहेगा कितने लोगों का आपने टिकट काटा। और अगर आप ज्यादा टिकट नहीं काटते हैं तो ये भी चर्चा है बीजेपी के सर्वे के हिसाब से कि बीजेपी मैक्सिमम जाएगी तो 210 से 220 के बीच में रह सकती है। मतलब ये सबसे बुरी स्थिति में बीजेपी 210-220 के बीच में रह सकती है। तो कई चीजें हैं कि जो एंटी, नहीं, जाहिर सी बात है, तभी ये मंथन चल रहा है ना कि 231 सीटों पर जिस तरीके से कल भी जो ये मंथन चलता रहा, आज भी ये मंथन चल रहा है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। समाजवादी पार्टी ने कल अनसंकल्प जारी किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान मिलेगा। वहीं यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी नहीं है, अगर होती तो किसानों के लिए कुछ तो किया होता। 3 काले कानून लाए गए थे, किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे, खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी, अगर वो हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था। विशाल, किसान को लेकर के कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि कल जिस तरीके से मुलाकात जो है पश्चिमी यूपी में भी किसान संगठनों से हमने देखा कि संजीव बालियान की भी हुई थी, फिर उसके बाद कल जो अन्न संकल्प हुआ और उसके बाद उसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। क्या कुछ चल रहा है? सचिन, देखिए किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमेशा से रहा है और चाहे आप 2017 का चुनाव देखिए, उसमें किसानों की कर्ज माफी का वादा बीजेपी ने किया था जिससे किसानों का बड़ा समर्थन बीजेपी के साथ गया था। और इस बार के चुनाव में एक महंगी बिजली एक बड़ा मुद्दा किसानों के बीच रहा। हालांकि चुनाव से कुछ दिन पहले जो किसानों की सिंचाई के लिए बिजली का बिल है उसे हाफ करने का फैसला यूपी सरकार ने किया था चुनाव अनाउंस होने से।
वहीं अखिलेश यादव इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो किसानों को लगातार फ्री में सिंचाई के लिए बिजली देंगे और 300 यूनिट बिजली परिवारों को मुफ्त में देंगे। तो किसानों का ये जो सिंचाई का एक मुद्दा है, पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल के कनेक्शंस हैं और पश्चिमी यूपी के लिए सिंचाई का जो बिल था वो एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन बीजेपी ने उसे हाफ किया है। अखिलेश कह रहे हैं हम मुफ्त करेंगे, एक ये बड़ा मुद्दा। दूसरा, अगर गन्ना किसानों की बात करें तो गन्ना किसान सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। अखिलेश कह रहे हैं 15 दिनों में हम भुगतान करेंगे, बीजेपी कह रही है कि हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान 5 साल में किया है। तो दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाले। हालांकि इसमें किसान आंदोलन का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इस विधानसभा चुनाव में, और इस असलियत से हर राजनीतिक दल पूरी तरह से वाकिफ भी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.